कहाँ तक देखा था कल? विस्कोसिटी देखा था। विस्कोसिटी तो मैम ने कराया नहीं, तो विस्कोसिटी की उतनी अपन को ज़रूरत है नहीं। फिर भी विस्कोसिटी क्या था, अगर डेंसिटी वाटर की ज़्यादा रहती है तो वाटर यानी आप उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसको फ्लोट करवा लेती है। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा रहती है तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक। तो विस्कोसिटी किस पे डिपेंडेंट होती है? ऑब्जेक्ट की, सॉरी विस्कोसिटी नहीं, इनका बोयेंसी डिपेंड होती है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे, ठीक। फिर उसके बाद उसके पहले अपन ने क्या देखा था, डेप्थ वगैरह देख ली थी। डेप्थ में क्या होता है, रो जी एच लगता है। टोटल प्रेशर कैसे निकालते, गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देते। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब पी नॉट, गॉज प्रेशर मतलब रो जी एच, दोनों को प्लस करते हैं तो अपन को मिलता है टोटल प्रेशर। ऐसे करके अपन ने डेप्थ देख ली थी। एक क्वेश्चन बताओ, यहाँ पे यहाँ तक पानी भरा है, अपन ने 3 छेद कर दिए, बताओ सबसे ज़्यादा रेंज किस वाले छेद से, या तीनों छेद कर दी तो यहाँ से कुछ ना कुछ पानी निकलेगा। थर्ड वाले से सबसे ज़्यादा मतलब इस वाले से सबसे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर वगैरह ज़्यादा पड़ेगा, तो यहाँ पे इस लाइन पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो पानी आगे निकलेगा। अब देखो ये बात तो ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई। ये काय में था, स्टैटिक फ्लूइड में था। अब स्टैटिक से अपन काय में आ गए, जब वाटर फ्लो करता है। अभी तक अपन ने जैसे छेद नहीं करे, छेद करने से पहले सारा वाटर वगैरह स्टेबल था तो अलग चीज़ थी, लेकिन जब वाटर फ्लो करने लगेगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोस्टैटिक मतलब जब पानी फ्लो नहीं करता। अब हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब जब पानी फ्लो करने लगता है। पानी फ्लो करने लगता है तो कुछ कुछ कहानियाँ बदल जाएंगी। तो सबसे पहले अपन को क्या देखना है, नॉर्मल। अब देखो जो अपना फ्लूइड रहता है, देखना लिक्विड नहीं कह रहे, फ्लूइड में दोनों आते हैं। फ्लूइड होता है 2 प्रकार का, एक अपना होता है लेमिनर और एक होता है टर्ब्यूलेंट, ठीक। लेमिनर और टर्ब्यूलेंट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखो लेमिनर मतलब देखो सबसे पहले होता है लेमिनर जो एक लाइन से चले, जो देखो यूनिफॉर्मली चले, बता रहे। जैसे अगर ये पानी है, मान लो यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, अब ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये एक लाइन से चल रहे हैं तो इसको अपन कहेंगे लेमिनर। अब अगर कोई ऊपर जा रहा, कोई नीचे जा रहा, कहीं भी कोई भी जा रहा, मतलब इनका अगर रैंडम मूवमेंट है तो इसको अपन कहेंगे टर्ब्यूलेंट। तो लेमिनर और टर्ब्यूलेंट का मतलब समझ में आ गया। लेमिनर को अपन और क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन कहते हैं। तो ठीक, अगर लाइन से करें, लाइन से चलें मतलब ये आगे, ये आगे, ये आगे, यहाँ पे भी ऐसे लाइन से चल रहे हैं तो इसको कौन सा कहेंगे, स्ट्रीम लाइन। देखो लाइन है ना, लाइन से चलेंगे मतलब स्ट्रीम लाइन। अब स्ट्रीम मतलब क्या, स्ट्रीम मतलब वही ना, वाटर की स्ट्रीम जो चल रही है, लाइन से चल रही है, स्ट्रीम लाइन ये होता है। टर्ब्यूलेंट मतलब टोर्नेडो जैसे कहीं भी चल रहे हैं, ऐसे करके याद कर लेना। किसका फोन आ रहा है, उठाओ। हेलो, हाँ चलो, अब टर्बुलेंट मतलब क्या होता है, मान लो कहीं भी मूव कर रहे हैं तो टर्बुलेंट हो गया। नॉर्मली अपन जो भी फ्लो देखते हैं वो टर्बुलेंट रहता है। मान लो अपन धुआंधार गए, बोले यहाँ पे कौन सा फ्लो हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो हो रहा, कोई भी कहीं भी चीज जा रही है। लेमिनर फ्लो, अब अगर बिल्कुल ही देखे कि बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो बहुत कम जगह देखने मिलेगा जब उसको आर्टिफिशियली बनाया जाए। अगर आर्टिफिशियली नहीं बनाया जाए तो इस टाइप का फ्लो देखने नहीं मिलता है। अब आर्टिफिशियली क्यों, देखो जो वाटर की मूवमेंट, जो वाटर की मॉलिक्यूल्स है, जरूरी थोड़ी सीधे चलेंगे, कहीं भी चल सकते हैं ना, तो नियर टर्बुलेंट अपन को मिल सकता है। जैसे मान लो कोई शांत नदी है, शांत नदी अगर सीधे सीधे चल रही है तो वो कहलाया नियर टर्बुलेंट, ठीक। अब क्या कहते हैं, कोई वाटरफॉल है तो सॉरी नियर स्ट्रीमलाइन कहलाया। अगर कोई वाटरफॉल है तो वो टर्बुलेंट कहलाया। मतलब अपन को स्ट्रीमलाइन नहीं मिलता, प्रॉपर स्ट्रीमलाइन, नियर स्ट्रीमलाइन मिल जाता है। कोई शांत चीज सीधे सीधे, टर्बुलेंट अपन को लगभग हर जगह मिल जाता है। अब आर्टिफिशियली अगर अपन बनाएं, आर्टिफिशियली अगर अपन ग्रेविटी को बिल्कुल अपने हिसाब से कर दें और बिल्कुल सरफेस वगैरह को स्मूथ कर दें, वहां पे और कोई रुकावट ना हो, तो अपन को टर्बुलेंट फ्लो, सॉरी स्ट्रीमलाइन फ्लो मिल जाएगा। कब, जब अपन आर्टिफिशियली उसको उस हिसाब से बनाना चाहें। तो अब बताओ, एक अगरबत्ती जलती है, उससे धुआं निकलता है, वो एग्जाम्पल टर्बुलेंट फ्लो का हुआ कि स्ट्रीमलाइन फ्लो का हुआ? कैसे, तो स्ट्रीमलाइन कैसे हुआ? जो कहीं भी जाएगा वो तो टर्बुलेंट है ना, जो कहीं भी जाएगा वो टर्बुलेंट है। धुआं कैसे निकलते हैं ऐसे, ठीक, कहीं भी धुआं निकल, हाँ, तो देखो धुआं कहीं भी निकल रहा है तो ये अपना टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल है। स्ट्रीमलाइन फ्लो, नियर स्ट्रीमलाइन, इस समझ में आ रहा है तुम लोग को क्या है? अब ऐसी चीजें वैसे एग्जिस्ट तो करती नहीं है, यानी एग्जिस्ट करती भी हैं तो बहुत रेयर। अब अपन को देखना है
पढ़ना काय के बारे में, जो चीज ऊपर नीचे उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, जो चीज सीधी सीधी है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब अपन को टर्बुलेंट फ्लो के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। अब देखो टर्बुलेंट फ्लो कौन करेगा, सबसे पहले अपन को देखना है जिसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, इसको अपन ले रहे हैं आइडियल फ्लूइड। ठीक, आइडियल फ्लूइड मतलब जिसके भी अपन फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं, अपन मान के चल रहे हैं वो आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड मतलब क्या होता है, अपन ने लिया स्ट्रीमलाइन जो लाइन से चल रहे हैं, अब देखना है कि उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। डेंसिटी चेंज कैसे होगी, अगर वो कंप्रेस होगा, मान लो यहां से चल रहा है नॉर्मल, ठीक, मान लो ये दोनों एरिया बराबर है, ये दोनों एरिया बराबर है, यहां से नॉर्मल चल रहा है। अब मान लो ये एरिया थोड़ा सा पतला और लंबा हो गया, मतलब चलो एरिया बराबर, लेकिन चल एरिया बराबर भी नहीं, डायरेक्टली अपन ने ले लिया एरिया यहाँ का कम ही है। अब बताओ एरिया कम है, अब ये पानी जब यहाँ पे आएंगे तो कैसे रहेंगे। सबसे पहले बताओ, यहाँ का एरिया ज्यादा था, यहाँ का एरिया अपन ने ले लिया कम, अब यहाँ पे पूरा पानी आ पाएगा क्या, पूरा पानी नहीं आ पाएगा। किसके केस में, टर्बुलेंट फ्लो के केस में। लेकिन अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो के केस में, लेकिन अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है, आइडियल फ्लूइड नहीं है, तो यहाँ पे हो सकते पूरे 9 के 9 मॉलिक्यूल आ जाए। अब अगर यहाँ पे इतनी छोटी सी जगह में 9 के 9 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम कम हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम कम मतलब मास ज्यादा हो गया, तो यहाँ की डेंसिटी बढ़ गई। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आ गए, यहाँ की डेंसिटी कम है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, फिर ये आइडियल फ्लूइड का एग्जांपल नहीं होगा, ये नॉन आइडियल फ्लूइड का एग्जांपल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी चेंज हो गई। तो आइडियल फ्लूइड में डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। डेंसिटी चेंज कब नहीं होगी, जब फ्लूइड कंप्रेस नहीं करेगा या फिर एक्सपेंड नहीं होगा। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड में डेंसिटी चेंज नहीं होती। सबसे पहली बात अपन को ये समझ में आ गई। दूसरी बात अपन को क्या पता है, एक लाइन से चलते हैं। ठीक, तो आइडियल फ्लूइड जो होते हैं एक लाइन से चलते हैं। फिर इसकी एक बात और है जो स्ट्रीमलाइन फ्लो में होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में तुम्हारा क्या होता है कि अपन कोई भी पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, मान लो। अच्छा, पॉइंट फिक्स करने से देखो एक बात और है, जैसे ये इसके ऊपर है, इसको अपन एक लेयर मान लें और इसको दूसरी लेयर मान लें, तो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर अगर अपन हाथ को ऐसे करेंगे तो हाथ के बीच में कुछ फ्रिक्शन है, वाटर के बीच में भी कुछ फ्रिक्शन होता है, जाहिर सी बात है। उस फ्रिक्शन को अपन क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। ठीक, अब नॉर्मल से बताओ, वाटर जो अपना वाटर है, वाटर में ज्यादा फ्रिक्शन होगा या शहद में ज्यादा फ्रिक्शन होगा। शहद और पानी, ज्यादा फ्रिक्शन किस में होगा, यानी देखो ये शहद की एक लेयर, शहद में ज्यादा फ्रिक्शन, इसलिए शहद जल्दी से आगे आगे नहीं जाती, शहद धीरे धीरे तैरती। वाटर जल्दी जल्दी क्यों तैरता है, वाटर में फ्रिक्शन कम है। वाटर के फ्रिक्शन को, लेयर वाले फ्रिक्शन को अपन क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। तो वाटर कम विस्कस है और शहद ज्यादा विस्कस है। ये चीज समझ में आई। तो दो लेयर के बीच में अगर फ्रिक्शन रहे तो उसको अपन कहते हैं विस्कोसिटी। शहद में विस्कोसिटी ज्यादा, वाटर में विस्कोसिटी कम। अब यहाँ पे देखो जो अपना आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये वाली लेयर जब इस वाली लेयर के ऊपर से तैर रही है तो फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, किसमें, आइडियल फ्लूइड में। तो आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस भी रहते हैं। तो आइडियल फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टी बताई, सबसे पहले बताया रो कांस्टेंट। रो कांस्टेंट मतलब डेंसिटी कांस्टेंट। इनकंप्रेसिबल, एक ही चीज है, इनकंप्रेसिबल रहेंगे तभी तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। फिर नॉन विस्कस, नहीं, अगर कंप्रेस हो गया तो फिर आइडियल फ्लूइड नहीं कहलाएगा। अपन को इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है अपन को, एक चीज और, यहाँ पे पॉइंट फिक्स रहते हैं। पॉइंट फिक्स ऐसे रहते हैं, मान लो ये देखो, अभी इसको मान लो अनइवन एरिया, देखो है भी अनइवन है ना, अपन इसको स्ट्रेट मान के नहीं चल रहे। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, मान लो अपन ने दो पॉइंट फिक्स कर लिए, एक ये वाला पॉइंट फिक्स कर लिया और एक ये वाला पॉइंट फिक्स कर लिया। तो इस पॉइंट में जो भी फ्लूइड आएगा उसकी वेलोसिटी अपन को पता है। जैसे मान लो ये v1 है, अब इस पॉइंट में कोई भी वेलोसिटी आएगा उसकी वेलोसिटी फिक्स v1 रहेगी। अब ये वाला मॉलिक्यूल है, अब जब आगे चले जाएंगे तो इसके पीछे वाला मॉलिक्यूल यहाँ आ गया और ये वाला मॉलिक्यूल और आगे चला गया। ठीक, अब ये वाला मॉलिक्यूल पीछे से आया कहीं, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या रहेगी, v1। ऐसे ही ये वेलोसिटी अगर v2 है तो यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल आएगा, इस पॉइंट में जो भी मॉलिक्यूल आएगा उसकी वेलोसिटी रहेगी v2। ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ वेलोसिटी कम रहेगी, फिर वो मॉलिक्यूल उधर जाएगा तो उसको वेलोसिटी बढ़ जाएगी। हाँ, बढ़ जाएगी। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। क्या कांस्टेंट रहता है, इनकी लाइन, जिस लाइन पे चल रहे हैं उसी लाइन पे चलेंगे। मतलब अगर अपनी एक लेयर पे चल रहे हैं तो दूसरे की लेयर पे नहीं घुसेंगे, अपनी लेयर पे चलते रहेंगे। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, वेलोसिटी पॉइंट पे कांस्टेंट रहती कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इस पॉइंट पे जो भी मॉलिक्यूल आएगा उसकी वेलोसिटी रहेगी v2। तो मॉलिक्यूल जहां भी जाएगा उस पॉइंट के हिसाब से मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बन जाएगी। इतना समझ में आया, ठीक है। तो
यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वेलोसिटी, क्या इसको कैसी इंग्लिश में लिखे हैं, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट, ये तो सही नहीं लग रहा, एक मिनट यहाँ देख, हाँ फोटो मतलब हाँ एक मिनट बता, किसमें कहाँ स्कूल में मैं लिख के भेज दे रहा था, फोटो तो साइड में होगी। हाँ सब लिख के भेज दे रहा हूँ। मैम सर्टिफिकेट स्कूल में रखा है। अरे वो पूछ रहे हैं सब कुछ लिख के भेजो, सर्टिफिकेट कहाँ? अमित सर। चलो हाँ नहीं ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। क्या क्या देख लिया, डेंसिटी कांस्टेंट, इनकम्प्रेसिबल रहना चाहिए, नॉन विस्कस रहना चाहिए, और एट एनी गिवन पॉइंट वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज कांस्टेंट, मतलब किसी भी गिवन पॉइंट पे जो भी पार्टिकल आएगा उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो अपन को यहाँ पे आइडियल फ्लूइड के बारे में देखना है। अब हाइड्रोडायनेमिक में अपन आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। जो फ्लूइड आइडियल नहीं रहता वो फ्लूइड कैसे चलता है, टर्ब्यूलेंट फ्लो में। जो फ्लूइड आइडियल रहता है वो कैसे चलता है, लैमिनर या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनर और ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कुछ कुछ चीजें। अभी देखो हमको नहीं पता कि डेरिवेशन काहे की कराई है, अभी पहले हम सिखाते जाएंगे, डेरिवेशन हम करा देंगे फिर, ठीक है, यानी फिर कॉपी में देखेंगे, जिसकी जिसकी डेरिवेशन जरूरी होगी यानी कॉपी में कराई होगी उतनी करा देंगे। अभी केवल समझते जाओ चीजें। कितने बजे आ रही हो? 6 बजे से लिखा है, देखो इंडियन आइडल का हो। शान, शान को जानते नहीं क्या? अरे शान बॉलीवुड का सिंगर है बहुत बड़ा। नहीं पुराने जमाने का है तो शायद तुम लोग नए उतने ही जानते होगे, लेकिन पहले शाहनान का बहुत नाम चलता था। वो 3 इडियट्स का गाना है ना, 3 इडियट्स का नहीं सॉरी, तारे ज़मीं पर बम बम बोले, शान का गाना है। कौन सा? चांद से बात। अच्छा वो गा के सुनाओ। चलो देखो, चलो कहाँ पे आ गए अपन। हाँ, अब अपन को हाइड्रोडायनेमिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ना है, अपन को देखना है वेलोसिटी एरिया के हिसाब से कैसे चेंज होती है। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई चीज़ बड़ी है, ये एरिया बड़ा है, मान लो ये पाइप है, यहाँ से एरिया बड़ा, यहाँ से एरिया छोटा है पाइप का। अब यहाँ पे देखो इस एरिया को अपन क्या ले लेंगे, A2 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं A1। ठीक, ये कोई अंधा भी देख के बता देगा कि A1 बड़ा है और A2 छोटा है। अब देखो A1 बड़ा है A2 छोटा है, अगर यहाँ से कोई पार्टिकल आया, कैसा पार्टिकल आएंगे यहाँ से, आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं, आइडियल पार्टिकल आएंगे अपनी अपनी लाइन से आएंगे। अब बताओ जो भी पार्टिकल आएंगे उन पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे तेज रहेगी। देखो वेलोसिटी तो पॉइंट पे डिपेंड करती है, तो एक पॉइंट हो गया ये वाला, एक पॉइंट हो गया ये वाला। अब वेलोसिटी ज्यादा कहाँ पे रहेगी, यहाँ पे रहेगी कि यहाँ पे रहेगी। तो सबसे पहले देखो इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला क्या है कि वेलोसिटी इनटू एरिया हमेशा कांस्टेंट रहता है आइडियल फ्लूइड में। तो मतलब जब भी अपन आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे, इन आइडियल फ्लूइड्स वेलोसिटी, ये स्मॉल v है, इसको वॉल्यूम मत लेना, ठीक, लिख ही दे रहे, वेलोसिटी टाइम्स एरिया इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक, वेलोसिटी को एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर A1 है, इसकी वेलोसिटी को V1 ले लेंगे, इसकी वेलोसिटी को V2 ले लेंगे, वेलोसिटी एरिया से हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये समझ में आया कि नहीं? अगर A और V कांस्टेंट है, मतलब ये वाला एरिया और इसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाले एरिया को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताओ एरिया कौन सा बड़ा है,
A1 बड़ा है, तो अगर A1 बड़ा है और A2 छोटा है, अब इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तो इससे जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो बड़ा होना चाहिए और इससे जिसका मल्टीप्लाई नहीं, इससे जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो छोटा होना चाहिए और इससे जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो बड़ा होना चाहिए। तो अगर, है ना, ये तो सिखाने के लिए, हाँ, तो इफ A1 ग्रेटर देन A2 तो फिर देन V2 ग्रेटर देन V1, इसमें कोई दिक्कत। अगर A1 बड़ा है तो V1 छोटा, A2 छोटा है तो V2 बड़ा। ठीक, ये समझ में आया। अब नॉर्मल सी बात, सटक में अपन चलाते हैं, सटक चलाते चलाते अगर आगे से अपन दबा देते हैं, सटक ऐसे, ठीक, सटक से पानी आ रहा, अपन पौधों को पानी दे रहे हैं, आखिरी में अपन ने सटक में ऐसे उंगली रख दी, तो सटक का क्या कर दिया अपन, ऊपर का छेद छोटा सा कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे अगर छेद छोटा कर दिया, थोड़ी सी दबा दी, तो एरिया कम कर दिया। एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा, इसलिए जब अपन करते हैं तो वेलोसिटी ज्यादा तेज भागती है। क्यों? क्योंकि अपना एरिया छोटा हो जाता है, यहाँ प्रेशर से लेना देना नहीं है। ठीक, फोर्स प्रेशर अलग बात है, अपन ने क्या किया, एरिया कम कर दिया, एरिया कम किया तो वेलोसिटी ज्यादा हो गई। ठीक, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 समझ में आगे, लिखते जा रहे हो, लिख लो थोड़ी सा भी क्या बताया अभी आइडियल फ्लूइड के बारे में। हाँ, नहीं फोटो मत खींचो, भले पूरा मत लिखो, कुल इतना लिख लो कि अभी बताया क्या क्या। अभी हमने काय के बारे में बताया, ऐसा लिखना सीख लो। अभी सबसे पहले बताया, नहीं आइडियल फ्लूइड से पहले बताया स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो। पहली लाइन में लिख लो स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, दूसरी लाइन में लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड, तीसरी लाइन में लिख लो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। 3 लाइन से तुमको समझ में आएगा कि आज कराया कितना कितना है। यहां से अगर किसी चीज का मतलब समझ में ना आ रहा हो तो उसको भी अलग से लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो नॉन विस्कस, अगर नॉन विस्कस का मतलब भूलोगे तो नॉन विस्कस यहां पे लिखना है। 25 को एक आ रहा है, आज शान आ रहा है, कल आएगा सोनू निगम। 2 आ रहे हैं, पता अपने स्कूल वाले लेके नहीं जा रहे। आप लोग के स्कूल वाले को लेके जाना है कल। अच्छा, नहीं लेके जाएंगे, क्यों लेके जाएंगे, 6 बजे से 10 बजे तक रखेंगे, क्या नहीं लेके जाएंगे। क्या पता है, वो उनकी बस भी आएगी लेना, एक स्कूल से 3 बस से जा रहे हैं, 6 से 10 तक। 40 बच्चे जाएंगे। किसका स्कूल, किसके स्कूल से? हर स्कूल से। अच्छा, और उन्हीं की बस आएगी लेने और हम लोग तो छोड़ने भी आ रहे हैं। हम लोग से बड़े वाले जो थे तब तो पीटी मैम को रखा तक नहीं हम लोग। हाँ, जो हम लोग का था तो वो पीटी मैम को थोड़ी रो, तब तो एरिक सर थे। एरिक सर के सामने पीटी मैम क्या है? नहीं, हमारे को सिस्टर लोग का पहले ही से प्लान था कुछ ऐसा। मैम हम लोग को क्या लगता है, हम लोग को मिलेगा फेयरवेल? लगता तो नहीं है। चलो लिख लिया। अरे पूरा पूरा थोड़ी लिखना था, बस टॉपिक लिखना था कि क्या क्या टॉपिक कवर कराए। ठीक है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 अपन ने देख लिया। एरिया टाइम्स वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी आइडियल फ्लूइड में। अब अपन क्या देखेंगे आइडियल फ्लूइड में और क्या क्या चीज़ें अपन वो देखेंगे। अब आएगा मुश्किल चीज़, क्या, बर्नौलीज प्रिंसिपल। पहले एक चीज़ और देख लो, चलो एक क्वेश्चन कर लो तुम लोग, लगे हाथ। नल चलाते हैं यहाँ अपन, ठीक है, ये अपन नल अपन ने चालू किया। अब अपन ने देखा है ऊपर ज़्यादा रहता है, क्या कहते हैं, ऊपर का एरिया ज़्यादा रहता है, जैसे जैसे पानी नीचे आता है एरिया कम होता जाता है ना। ये नॉर्मल अपन ने नल में देखा है, ऐसा क्यों होता है। देखो अगर यहाँ से पानी निकला u वेलोसिटी से, यहाँ से पानी निकला u वेलोसिटी से, यहाँ नीचे आते आते बताओ वेलोसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। किस स्पीड से बढ़ेगी? मान लो यहाँ पे एक्सेलरेशन लगेगा g का, ठीक, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी का अपन लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो v² - u² इज इक्वल टू 2as, ठीक।
अब या तो अपन इससे निकाल सकते वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, या तो अपन किससे निकाल सकते वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 से भी निकाल सकते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सेकेंड भी आ रहा है, ठीक है। तो देखो या तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से निकालेंगे अगर अपन को टाइम पता है, वी स्क्वायर इज माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s से निकालेंगे अगर अपन को s पता है, मतलब कितनी हाइट है कहाँ तक आ रहा है वो पता है। लेकिन अपन को पता है जिससे भी निकालेंगे, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है तो नीचे की फाइनल वेलोसिटी तो हमेशा तेज हो जाएगी। तो क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तेज हो जाती है इसलिए यहाँ पे एरिया हो जाता है कम। अब बोलोगे ये जो नल से पानी निकल रहा है ये तो स्ट्रीमलाइन फ्लूइड है भी नहीं, है ना, ये कौन सा फ्लूइड है, वो क्या कहते हैं अपना आइडियल फ्लूइड नहीं है, ये अपना टर्बुलेंट वाला है। तो भले इसमें बिल्कुल कांस्टेंट ना रहे, भले इसमें बिल्कुल कांस्टेंट ना रहे, नीचे का एरिया हाँ तो ज्यादा रहता है, किससे, नल के एरिया से ज्यादा रहता है। कौन सा एरिया, नीचे का, यहाँ का, गिरने का एरिया, हाँ। जो नहीं जो नीचे आते जाते यहाँ गए, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, नहीं इसकी एनवायरनमेंट का एरिया, एनवायरनमेंट का एरिया तो ज्यादा रहता है। तो नल से करने के बाद और बाहर क्यों दिया? समझ नहीं पा रहे हम। हेलो, हाँ हाँ जल्दी आओ। नहीं तो अब ऐसा थोड़ी कि अब नल से अगर पानी गिरा हो पूरी दुनिया खाली तो पूरी दुनिया में पानी फैल जाएगा। पानी तो जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है पानी उसी डायरेक्शन में जाएगा। विस्कस है तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएगा, विस्कस नहीं यार बार बार गलत बोल देते, अगर टर्बुलेंट है तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएगा। इसलिए अब नल से पानी गिरता है कुछ इधर जाता है कुछ इधर जाता है, तो मतलब आइडियल फ्लूइड तो पानी यानी आइडियल फ्लूइड जैसा बिहेव नहीं कर रहा, ये अपन को पता है। लेकिन जो ये वाली प्रॉपर्टी है एरिया टाइम्स वेलोसिटी वाली, ये प्रॉपर्टी जो नॉन आइडियल फ्लूइड रहते हैं उसमें भी कुछ हद तक काम करती है। बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करे, बोले कि बिल्कुल ही अच्छे से काम करे, भले वैसे ना करे लेकिन कुछ हद तक इसमें भी काम करती है, ठीक है। तो अब भले क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट जैसा रहना चाहिए। मान लो यहाँ आके इतनी क्या कहते हैं, अगर यहाँ इतनी है तो यहाँ आके मान लो इतना छोटा रहना चाहिए, ठीक। क्या कहते हैं अगर इसका एरिया इतना रहना चाहिए तो जरूरी नहीं है इतना रहे, इतना रहेगा कुछ पानी इधर जाएगा कुछ पानी आगे पीछे हिलता रहेगा, ठीक। तो एरिया बड़ा छोटा होगा लेकिन इतना पक्का है कि एरिया छोटा तो हो जाएगा, भले बिल्कुल एक कांस्टेंट छोटे एरिया जैसा बिहेव ना करे। अब एक बात बताओ, जब अपन नल तेज चलाते हैं और जब मध्य चलाते हैं तो ज़्यादा आइडियल, ये ऐसा नॉर्मल सा क्वेश्चन कि आइडियल फ्लूइड जैसे पानी बिहेव कब करेगा, जब अपन नल मध्य चलाएंगे जब अपन नल तेज चलाएंगे। देखो नल तेज चलाएंगे या नल मध्य चला रहे तो आइडियल फ्लूइड जैसे पानी ज़्यादा बिहेव कब करेगा, मतलब आइडियल फ्लूइड के क्लोज कब बिहेव करेगा, तेज नल में कि मध्य नल में। मध्य नल में करेगा। तेज नल अगर चलाएंगे तो उसमें ऊपर से एयर प्रेशर आता है, जो भी प्रेशर आता है यहाँ आने के बाद देखते नहीं पानी बहुत ज़्यादा फैलने लगता है क्योंकि प्रेशर के साथ आता है। अब मध्य नल चलाएंगे पानी धीरे धीरे गिरेगा, धीरे धीरे करेगा तो ज़्यादा आइडियल की तरफ बिहेव करेगा। और अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे छन्नी वगैरह लगा देते हैं नल के नीचे, छन्नी या फिर वो लगे रहते हैं ना उसके कुछ, उससे क्या होता है ऊपर जिस भी प्रेशर से है जब नीचे गिरता है तो पहले छन्नी के थ्रू पास होता है और उसके बाद फिर ज़्यादा लाइन से गिरता है, तो ऐसा भी कर सकता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं, बस एक जनरल क्वेश्चन ऐसा आ सकता था कि तेज नल या मध्य नल में आइडियल कब बिहेव करता है, तो मध्य नल में ज़्यादा आइडियल की तरह बिहेव करता है, ठीक। ज़्यादा प्रेशर रहेगा मतलब ज़्यादा एनर्जी इधर उधर घूमेगा, कम प्रेशर कम एनर्जी ज़्यादा नहीं घूमेगा। अब देखो ये वाली चीज़ हो गई, न्यूमेरिकल तो आने नहीं, न्यूमेरिकल में अपन ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहे। अब यहाँ पे देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब देखो जो हाइड्रोस्टैटिक वाली चीज़ है ना, हाइड्रोस्टैटिक वाली चीज़ हाइड्रोस्टैटिक में छोड़ देना, ठीक। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आएंगी, तो ये सोच रहे कि चैप्टर यहीं से चालू हुआ है, ठीक। अगर चैप्टर यहीं से चालू होता तो फिर पुराना कुछ अपन को अफेक्ट करता नहीं, तो ये मान के चलो कि चैप्टर यहीं से चालू हुआ है। अब देखो हाइड्रोस्टैटिक से ऐसा नहीं कनेक्ट नहीं होता, कनेक्ट हो जाता है, लेकिन वही उसमें अपन को एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। सीधे मानेंगे कि चैप्टर हाइड्रोडायनेमिक्स से चालू हुआ है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल में आ गए, इस सबको मिटा दे रहे। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं इसके बाद ज़्यादा नहीं बचे, क्योंकि देखो
बचे ज़्यादा तब होते जब न्यूमेरिकल वगैरह ज़्यादा कराना है, न्यूमेरिकल कराना नहीं, समझाना है। कल है 26 तारीख मतलब छुट्टी में तुम लोग को ज़्यादा पढ़ा देंगे 2-3 घंटा और पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, कंप्लीट के साथ एक बार रिवीजन भी हो जाएगा कल। नहीं अब कल जल्दी करेंगे, कल जल्दी करेंगे क्लास, कल इतनी लेट नहीं करेंगे। तो तुम लोग की तो सुबह से छुट्टी रहेगी ना, देख लेंगे, बता देंगे 12 बजे। हाँ 12 बजे से कर लेंगे। चलो अब देखो, बर्नौलीज प्रिंसिपल चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब पूरे चैप्टर में ये है बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब देखो सरल चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह देते क्योंकि सरल जल्दी हो जाएंगी। अब वो डेप्थ वाली चीज़ हाइड्रोस्टैटिक कराया वो जल्दी हो जाती, आसान रहती, कन्फ्यूजन नहीं रहती, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि छोटे टाइम पे ज़्यादा कवर हो जाएंगी। लेकिन अगर बोलें कि कोई एक टॉपिक बस पढ़ना है, जितना टाइम लो, अनलिमिटेड टाइम दे रहे, कोई एक टॉपिक बस पढ़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल में क्या होता है, बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, हाइड्रोडायनामिक मतलब फ्लूइड फ्लो करेगा, तो जब भी फ्लूइड फ्लो करेगा उसकी 3 चीज हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। कौन सी? देखो, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और अब देखो क्या बोला बर्नौलीज प्रिंसिपल में कि तुम्हारा अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो तुम्हारी प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखना मत भूलना। तो प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा रहेगी कांस्टेंट। अब बताओ, मान लो ये, ठीक, पहले सिखाते भी आ रहा है, डेरिवेशन भी कराते आ रहा है। ये अपना क्या है, एक पानी भरा है। अब यहाँ पे अपन ने नीचे कर दिया एक छेद कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी यहाँ से निकलने लगा। तो मान लो यहाँ से पानी ऐसा बाहर निकल रहा है, यहाँ पे पानी भरा है, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। अपन इसके ले लें कोई भी 2 पॉइंट, एक अपन ले लें ये ऊपर वाला पॉइंट और एक ले लें ये नीचे वाला पॉइंट जहाँ से पानी निकल रहा है। तो इन दोनों पॉइंट की क्या कांस्टेंट रहेंगे? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं भूलना। यहाँ पे भी प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल रहेंगे। मतलब इसका अगर अपन निकालेंगे ये तीनों चीज और इसकी ये तीनों चीज निकाल लेंगे, इसको अपन ले लें। अच्छा रुको, पहले इसका देखो, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है? प्रेशर एनर्जी मतलब प्रेशर से जो एनर्जी बने। अब प्रेशर से जो एनर्जी बन रही है उसमें अपन कर लेंगे पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर से जो भी एनर्जी बनेगी उसकी यूनिट क्या होगी? उसकी यूनिट क्या होगी? देखो, प्रेशर से जो भी एनर्जी बनेगी, प्रेशर एनर्जी लिखा है ना, तो बताओ ये प्रेशर है कि एनर्जी है? अगर प्रेशर एनर्जी लिखा है तो प्रेशर है कि एनर्जी है? ये एनर्जी है। ठीक, प्रेशर पहले लिखा है, एनर्जी बाद में, मतलब ये अल्टीमेटली एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल्स। ठीक, जूल्स के अलावा अपन और क्या लिखते थे? न्यूटन मीटर। ठीक, फोर्स पर यूनिट नहीं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब न्यूटन मीटर अपन लिखते थे। और प्रेशर की क्या यूनिट होती है? पास्कल, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केवल और केवल प्रेशर की। अपन को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से क्या बनाना है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से अपन को क्या बनाना है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से अपन को क्या बनाना है? एनर्जी बनाना है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट है। एनर्जी मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से अगर अपन को क्या बनाना है? एनर्जी बनाना है, तो इसमें अपन को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मीटर क्यूब मल्टीप्लाई कर दे। तो मान लो ये जो प्रेशर एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी की टोटल यूनिट क्या होगी? ये होगी। मल्टीप्लाई करने के बाद अपना क्या आ जाएगा? एनर्जी की यूनिट आ जाएगी, न्यूटन मीटर। ठीक, तो प्रेशर में अगर अपन वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर प्रेशर में वॉल्यूम, मीटर क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम, मीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। तो अगर प्रेशर में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? एनर्जी। तो प्रेशर में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करते हैं, एनर्जी बनती है अपन को मालूम है। तो ये क्या हो गया? प्रेशर एनर्जी मतलब होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम बड़ा वी है। ठीक, प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है प्रेशर एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। मान लो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं,
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है अपना mgh, ठीक, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², ठीक, ये तीनों एनर्जी अपन को पता है। अब अपन को क्या बोल रहा है, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किसी भी पॉइंट पे नहीं, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी टाइम पे कांस्टेंट है। ये तीनों कांस्टेंट नहीं है, पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब पर यूनिट वॉल्यूम मतलब सब में वॉल्यूम का डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या है पी वी अपॉन वी, फिर प्लस mgh अपॉन वी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। देखो ये छोटा वी है अपॉन वी, ये बड़ा वी वॉल्यूम के लिए, छोटा वी वेलोसिटी के लिए। अब ये तीनों कांस्टेंट है, अब लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, अब लिख सकते हैं। अब यहां से देखो v से v कट गया, v से v कट गया, यहां पे क्या mgh और नीचे v है, m अपॉन v क्या हो जाएगा, m अपॉन v क्या होगा, यहां पे भी है ना m अपॉन v और यहां पे भी m अपॉन v है, क्या होगा मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डेंसिटी। v से v कट गया तो यहाँ बचा p मतलब प्रेशर प्लस डेंसिटी बन गई तो डेंसिटी gh, तो रो gh हो गया प्लस हाफ रो v² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब ये इसका मतलब समझ में आया, ठीक है। तो अब ऊपर वाली डेफिनेशन दी कि प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा रहती है कांस्टेंट। यहाँ से फॉर्मूला क्या बन के आया, फॉर्मूला बन के आया P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V² इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिख, इस फॉर्मूला को अपन को करना है याद। अब ये फॉर्मूला निकल के आया, तो अब बताओ इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा P प्लस हाफ रो V², सॉरी हाफ रो V² प्लस रो GH, इस पॉइंट पे जो भी होगा और इस पॉइंट पे जो भी होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं P1 और यहाँ ले लेंगे P2 प्लस हाफ रो V² प्लस रो GH बराबर होगा, रो क्या है, रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी किसकी लेंगे, फ्लूइड की, ठीक। तो डेंसिटी अपन को हमेशा लेनी है फ्लूइड की। अब बता फ्लूइड की डेंसिटी यहाँ पे और यहाँ पे बराबर होगी। अब देखो ये हाइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब जरा ये वाला तो अपन साथ साथ करते जाएंगे, किनारे से कुछ और चीजें भी समझाएं। सबसे पहले ये लिख लिया, इसको अपन किनारे लिख लेते हैं। यहाँ पे अपन लिख लेंगे P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V² इज इक्वल टू, ठीक। अब यहाँ पे अपन एक चीज और समझेंगे, अगर कोई चीज एक हाइट पे भी रखिए, मान लो यहाँ से यहाँ फ्लूइड गया ऊपर, ठीक, यहाँ से यहाँ फ्लूइड ऊपर जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये एक हाइट पे रखी, जमीन पे नहीं रखी, एक हाइट पे रखी है। यहाँ से कितनी हाइट पे रखी है, मान लो h1 पे, ये यहाँ से कितनी हाइट पे रखा होगा, h प्लस h1 या फिर h2 ले लेते अपन, डायरेक्टली अपन इसको h ही बोल देते, चलो h हाइट पे रखा है, h हाइट पे रखा है। अपन को एक मिल गई h1 और एक मिल गई h हाइट। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ से अगर पानी आ रहा है तो एक प्रेशर यहाँ पे होगा P1, एक प्रेशर यहाँ पे होगा P1, प्रेशर होगा, एरिया तो है ही, मतलब एक वेलोसिटी भी होगी, उसको अपन ले लेंगे V1। यहाँ पे प्रेशर होगा P2 और एक वेलोसिटी होगी V2। अब बताओ फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कौन सा फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है। अब आइडियल फ्लूइड है मतलब डेंसिटी सेम रहेगी, मतलब थ्रू आउट डेंसिटी रहेगी सेम। तो अब यहाँ पे जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ की तीनों चीज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट की बात कर रहे, ये वाला भी मिटा दे रहे, इस पॉइंट की अगर बात करें तो P1 प्लस रो जी H क्या है H1 प्लस हाफ रो V², ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, P2 प्लस हाफ रो V² प्लस रो GH, अब यहाँ H2 नहीं H लिया है तो H। अब ये दोनों होंगे कांस्टेंट, अपन को इतना पता चल गया, ठीक है। तो हाइट कौन सी लेना है, हाइट लेना है जमीन से जिस हाइट पे हो। अब ऐसा क्यों,
देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपन ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी वाली, वो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में अपन को ये देखना पड़ेगा ना जमीन से किस साइड पे है, इसलिए अपन हाइट ये वाली लेते हैं जिस साइड से जमीन पे हो। इस क्वेश्चन में क्यों नहीं सिखाया, क्योंकि ये छेद किया, ये बिल्कुल अपन ने जमीन पे किया है, तो यहाँ पे कोई हाइट नहीं आती, तो इसका पोटेंशियल नहीं रहता कुछ। कौन बजा रही है? चलो ये समझ में आया। H कौन सा लेना है अपन को, ये भी समझ में आ गया। डेंसिटी फ्लूइड की लेना है। V कौन सा लेना है, V मतलब उस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी हो वो लेना है V। उसके अलावा P उस पॉइंट पे जो भी प्रेशर हो, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर होगा, तो उस पॉइंट पे जो प्रेशर हो उसको अपन को लेना है P। P हो गया, रो अपन को पता है, G तो अपन को पता है, G हमेशा रहेगा 10, H बता दिया और V भी बता दिया। तो अब पता चल गया बर्नौलीज प्रिंसिपल में कौन कौन सी चीजें लेनी, ये अपन को पता चल गया। अब आ जाओ जरा इस क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन काफी फेमस है, ठीक, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट भी बनता है। कोफिशिएंट एक कॉन्सेप्ट है कौन सा, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, ठीक, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स पढ़ाएंगे अब। नहीं पढ़ाया, देखो अभी हमने तो पूरे नोट्स तुम्हारे देखे भी नहीं। देखो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, देखो यहाँ से अपन ने अगर छेद कर दिया एक, तो यहाँ से एक वेलोसिटी से निकलेगा, एक पानी एक वेलोसिटी से निकलेगा, इसको अपन कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स या फिर वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, ठीक है। अब ये ऊपर वाली चीज मिटा दें अपन, यहाँ पे डालो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स अपन को कैसे निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स निकाल लेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल से। चलो अब यहां से जो भी पानी निकल रहा है उसकी अपन को निकालनी है वेलोसिटी, सिंपल सी बात है। सबसे पहले बताओ, यहां पे प्रेशर होगा एक, उसको अपन ले लेंगे P2, फिर रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर। अब ये और ये इक्वल होगा, तो इन दोनों को अपन कर देंगे इक्वेट, तो मतलब P1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH। H कौन सा लेंगे, इसको अपन ले लेते हैं, मान लो H1 ले लेते हैं, ठीक, जमीन से यहाँ तक की हाइट को अपन H1 ले लेते हैं, इसको अपन H2 ले लेते हैं, V इसको V1 ले लेते हैं, इसको V2 ले लेते हैं। यहाँ पे V1 ले लिया, H1 ले लिया। अब इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ठीक है। दोनों को कुल इक्वेट करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है कौन सा लग रहा है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब बताओ यहाँ पे अंदर जो था वो तो ठीक है कि यहाँ पे रो GH जो भी अपना आता था, ठीक है, हमने पहले ही बोला कि उन चीज को भूल जाओ। सबसे पहले बताओ यहाँ से पानी बाहर निकला, अब बिल्कुल खाली माइंड से देखो, अगर पानी बाहर निकला तो काय में आ गया, एटमॉस्फेयर में आ गया। अगर पानी एटमॉस्फेयर में आ गया है यहाँ पे, तो पानी में प्रेशर कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, पानी एटमॉस्फेयर में आ चुका है, तो पानी को अगल बगल से कौन दबा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबा रहे हैं। तो यहाँ पे P1 और P2 इक्वल हो जाएंगे, ठीक, तो यहाँ P1 की जगह लिख लेंगे P0 और यहाँ P2 की जगह भी लिख लेंगे P0। बाकी इक्वेशन को अगर अपन ऐसे ही लिखेंगे, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब देखो सेम अपन ने लिख लिया, P0 और P0 दोनों जगह इक्वल हो गए, तो P0 से P0 काट दे, दोनों जगह सेम है, या तो एक साइड ले आओ तो माइनस में आ जाएगा, P0 माइनस P0 जीरो हो जाएगा। अब अपने पास बचा क्या, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इतना समझ में आया कैसे बचा, P0 से P0 काट दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पानी निकलेगा जल्दी जल्दी निकलेगा, क्यों, छोटा एरिया है, यहाँ पे एरिया बड़ा है। पिछला वाला कॉन्सेप्ट, एरिया बड़ा मतलब पानी धीरे धीरे नीचे आएगा, छोटा एरिया मतलब पानी जल्दी से नीचे आएगा। तो अपन मान के चलते हैं कि यहाँ से पानी बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और देखो जब डेरिवेशन अगर आएगी तो ये सब बताना पड़ेगा वहाँ पे कि एरिया बहुत बड़ा है तो यहाँ से पानी धीरे धीरे नीचे आएगा, और यहाँ पे एरिया बिल्कुल छोटा सा छेद किया है तो यहाँ से पानी बहुत तेज तेज आगे जाएगा। तो अब इसके कंपैरिजन में ये मान लो अगर यहाँ तक बस आया, ठीक, बिल्कुल थोड़ी सा नीचे आया, मान लो 1 मिनट में, 1 मिनट में अगर ये इतना सा नीचे आया तो अपन को दिख भी नहीं रहा है,
1 मिनट में ये कितनी तेज कितना सारा निकल गया होगा, 1 मिनट में बहुत सारा निकल गया होगा। तो ये 1 मिनट में बिल्कुल छोटी सी डिस्टेंस कवर कर रहे हो, 1 मिनट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अपन इसकी वेलोसिटी को नियरली 0 लिख सकते हैं, बताओ अक्षर, इसकी वेलोसिटी को नियरली 0 लिख सकते हैं, अपन को दिख ही नहीं रहा पानी नीचे आ रहा है, तो अपन इसकी वेलोसिटी को नियरली 0 लिख लेंगे। तो अब बताओ ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो v1 हो गई 0, तो अब यहाँ क्या बचा, हाफ v1 की जगह 0 हो गया, तो 0 प्लस रो जी h1 ये हो गया 0। देखो ये भी 0 हो गया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद सब 0 हो गया, तो यहाँ पे बचा केवल रो जी h1, हाइट तो है कुछ, ठीक, हाइट तो है। अब इज इक्वल टू इतना, बस बताओ ये वाली हाइट क्या है, ये अपन ने बिल्कुल बॉटम में छेद किया है, मतलब ये हाइट भी 0 है, तो इसकी हाइट 0 है। अब इसकी हाइट 0 है तो अपन रो जी h2 को 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, हाफ रो v2 स्क्वायर, इतना बस बचा। अब अपन को निकालने क्या, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, एफ्लक्स मतलब जो पानी बाहर आ रहा है, एफ्लक्स मतलब किसी चीज का, इनफ्लक्स मतलब अंदर आना, एफ्लक्स मतलब बाहर जाना, ये पानी बाहर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी निकालनी, इसकी वेलोसिटी v2 से अपन ने दी है, तो अपन को निकालना है v2। अब जरा इसको उस साइड लेके जाएंगे, बाकी सारी जितनी चीजें बनती है उनको उस साइड लेके जाएंगे, 2 को इधर लेके जाओ तो 2 रो, अरे डिवाइड में 2 रो h, अच्छा हाँ जी, 2 रो जी h1 2 कर लिया, यहाँ पे रो को भी नीचे ले आओ, रो नीचे आ गया। अब स्क्वायर है यहाँ आएगा तो अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट कर दिया, रो से रो कट गया, क्या बचा, अंडर रूट 2g h इज इक्वल टू v, v क्या है, v बचा ना, v, चलो v2 बचा, इसको भी h1 लिख लिए, ठीक। h क्या था, h थी हाइट, मतलब अब टोटल हाइट थी, हाँ g10 था, वो सब छोड़, देखो h हाइट थी, और v क्या था, v अपनी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स थी। तो अपन को इस फॉर्मूला से क्या पता चला, इस फॉर्मूला से अपन को क्या पता चला, जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होती है या फिर एफ्लक्स होती है वो क्या होती है, 2gh, ठीक है, 2gh, हाँ g10 पुट करेंगे तो अपना नॉर्मल सा आंसर आ जाएगा। चलो अब एक जनरल सा अगर बिल्कुल क्वेश्चन दे दे, अगर यहाँ पे हम एक हाइट दे दे तुमको, हाइट क्या दे दे, मान लो 20, मान लो हाइट दे दी 20 मीटर, ठीक है, हाइट 20 मीटर दे दी, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालो, हाइट दे दी, हाइट इज इक्वल टू 20 मीटर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। कैसे निकालेंगे, तो देखो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का फॉर्मूला है अंडर रूट 2 इंटू जी क्या है 10 इंटू एच, एच क्या दिया 20, सब कुछ एसआई यूनिट में, देखो 2 की तो कोई यूनिट नहीं है, जी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 एसआई में है, 20 भी एसआई यूनिट में, मतलब वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकलेगी एसआई यूनिट में, ठीक, मतलब वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकलेगी मीटर पर सेकेंड में, ठीक, किलोमीटर पर आवर में नहीं, मीटर पर सेकेंड में निकलेगी, कितनी 2 इंटू 10, 20 इंटू 20, 400, डायरेक्ट लिखो 20 इंटू 20 मतलब 20 का स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा 20, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स समझ में आ गया अच्छे से, किसके थ्रू निकाला अपन ने, बर्नौलीज प्रिंसिपल से। अब देखो एक चीज और बताते हैं 5 मिनट में, चलो अब रहन तो नहीं बताते, अब कल बता देंगे, क्योंकि देखो इसमें बताना है वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर के अलावा एक बताना है मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट के साथ एक बताना है एरोप्लेन लिफ्ट क्यों करता है, एरोप्लेन वाला शायद नोट्स में नहीं दिया है, लेकिन हम बताएंगे कि एरोप्लेन हवा में उड़ता कैसे है, ठीक। तो अपना बर्नौलीज प्रिंसिपल 3 चीज के बाद खत्म हो जाएगा, 3 चीज पढ़ाने में लगेगा 15 मिनट मुश्किल से। फिर इसके अलावा क्या बताएंगे, सरफेस टेंशन वगैरह आ जाएगा और विस्कोसिटी पढ़ाने थोड़ी अच्छे से, तो कल अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बताओ ये वाला इतना समझ में आ गया, ठीक है, इस वाले में कोई दिक्कत नहीं गई।